हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे हैं और एक नया कॉन्सेप्ट है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम के पार्ट्स जो पढ़ा था, वहाँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हमने स्टडी किया था, लेकिन अब हम जो स्टडी करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वहाँ पे जो बॉडीज़ थी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगता है, वहाँ जो हम स्टडी करते हैं वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ चार्ज बॉडी होंगी उनके बीच में जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो उस कंडीशन के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम पता कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी है, अगर उसके पास नेट फोर्स उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहे हैं वो जीरो हैं, या फिर कहें कि हम बॉडी बैलेंस फॉर्म में है, तो वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में कहलाएगी। ओके, अगर उसके पास जो नेट फोर्स हैं उस पर जो अप्लाई हो रहे हैं नेट फोर्स अगर वो जीरो हैं, तो उस बॉडी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन। ओके, देखिए कैसे कि इक्विलिब्रियम में एक अगर बॉडी है, मान लेते हैं एक ब्लॉक है और इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सारे फोर्स जितने भी अप्लाई हो रहे हैं, अगर वो नेट फोर्स क्या है? जीरो। ओके, अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो बॉडी किस पोजीशन में कहलाएगी? उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होने चाहिए और किस पोजीशन में होती है बॉडी? बैलेंस्ड, है ना? बैलेंस पोजीशन होती है बॉडी की। भले ही वो मूव कर रही है तो वो बैलेंस पोजीशन हो सकती है उसकी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो अभी हम देखते हैं कैसे चलेगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कैसे वो बैलेंस होगी, ये भी चीज़ हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम के जो पार्ट हैं, दो तरह के इक्विलिब्रियम हम यहाँ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक पढ़ेंगे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को हम यहाँ पे कैटेगराइज करके स्टडी करेंगे और दोनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे फर्स्ट है इक्विलिब्रियम का पार्ट आएगा यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और सेकंड पार्ट है इसका जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था क्लास 11th में, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और सेकंड में आप पढ़ेंगे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम लीनियर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। देखो, ट्रांसलेशनल का क्या मीन्स होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और उसी में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी उसे कहेंगे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखते हैं कैसे आएगी वो कंडीशन। और रोटेशन के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। ओके, तो वो क्या होगी? एक फिक्स पॉइंट है, उसके अबाउट कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेशनल कंडीशन होती है उसकी, उसमें हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम को। ओके, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कौन से फोर्सेस जीरो होने चाहिए? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होते हैं। क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होता है। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। ओके, नेट फोर्स जीरो होता है। जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो नेट लीनियर फोर्स जीरो होने चाहिए ऑब्जेक्ट पे। लीनियर फोर्स जो नेट वैल्यू है फोर्स की, वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। लीनियर फोर्स मींस ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स काम कर रहे हैं उस पर वो जीरो होने चाहिए, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो रोटेशनल फोर्सेस जीरो होने चाहिए। रोटेशनल फोर्सेस कौन से होते हैं आप बताइए? रोटेशनल फोर्सेस जो नेट वैल्यू है फोर्स की वो क्या होनी चाहिए? जीरो। लेकिन रोटेशनल मोशन में जो फोर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लास 11th में हमने पढ़ा था टॉर्क। क्या कहते हैं उसको? टॉर्क। टॉर्क। तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क जीरो। तो हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कि नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो।
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन है वो है ये, लीनियर फोर्सेस जीरो होने चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये, टॉर्क नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। तो वो होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं पहले हम इसे। देखिए लीनियर फोर्सेस कैसे, अगर एक बॉडी है, सपोज दिस इज ए बॉडी, एक ब्लॉक है, ये किसी सरफेस पे रखा है ना, और रेस्ट में है, ये किस पोजीशन में है, u इसका जीरो है, रेस्ट में है ये, इन रेस्ट। ओके, तो रेस्ट में है, u जीरो है इसका, तो इस पे जो नेट फोर्सेस होंगे क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या होगी, ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगी, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये है। अच्छा एक बात और बताइए आप, ये नेट फोर्स, इस पे जो लीनियर फोर्सेज हैं, नेट फोर्स, नेट लीनियर फोर्स जीरो है ना। अभी हमने चेक किया कि नेट लीनियर फोर्स जो है वो जीरो है। और क्या टॉर्क भी जीरो है, इस पे टॉर्क भी जीरो है, नेट टॉर्क भी इसके पास जीरो है ना। तो ये जो बॉडी रेस्ट में है तो इसके पास दोनों ही इक्विलिब्रियम है। एक कौन सा इक्विलिब्रियम है, जो नेट फोर्स जीरो की वजह से है, वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी की कौन कौन से इक्विलिब्रियम में है, एक तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ओके, और प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ये ऑब्जेक्ट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों ही इक्विलिब्रियम में माना जाएगा ये ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ही इक्विलिब्रियम है इस ऑब्जेक्ट के। जो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ही इक्विलिब्रियम में है। ओके, चलिए अगर मान लेते हैं कंडीशन फर्स्ट ये, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी सरफेस पे, u कैसा है, इसका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो बताइए इसका जो फोर्स होगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका जीरो होगा, है ना। जब कोई वेलोसिटी इसकी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका जीरो होगा। जब एक्सीलरेशन जीरो है तो नेट लीनियर फोर्स क्या होंगे, लीनियर फोर्सेस जो इस पे अप्लाई हो रहे हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे, है ना। और टॉर्क भी इसका क्या होगा, जीरो होगा, इसके पास कोई टॉर्क भी नहीं, ये घूम जीरो होगा क्योंकि ये घूम भी नहीं रहा है ना। तो ये लीनियर फोर्सेस जीरो की वजह से ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लीनियर फोर्स जीरो है, इट मींस इट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस, और टॉर्क भी इसके पास जीरो है ना, टॉर्क भी जीरो है, और क्या कहते हैं, लीनियर फोर्सेस भी जीरो हैं। तो ये बॉडी किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ये ऑब्जेक्ट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी ये ऑब्जेक्ट है ना। देखिए बैलेंस्ड फॉर्म में क्या है कि बैलेंस फोर्स उस पर काम कर रहे हैं, है ना। बैलेंस फोर्स कौन से होते हैं, जिनका नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो, और जो फोर्स होता है उसको कहते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। फोर्स को जो हम नाम होता है, उसका नाम, पूरा नाम होता है फोर्स का अनबैलेंस फोर्स। जब ही होगा फोर्स जब वो अनबैलेंस होंगे, उस पर अनबैलेंस फोर्स उस पर काम कर रहे होंगे, तभी उनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो रिजल्टेंट होगा उसका, है ना। तो बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, नेट फोर्स रिजल्टेंट क्या है, जीरो, रिजल्टेंट फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है यहाँ पे, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो भी ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लेते हैं थर्ड कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट एक एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है, ये एक्सीलरेशन है इसका, है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, ये वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। अब इसका u मान लेते हैं वेरिएबल, है ना, वेरिएबल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, वेरिएबल वेलोसिटी से। तो इट मीन्स इसमें एक्सीलरेशन क्या है इसका, इसके पास एक एक्सीलरेशन है, नॉन जीरो एक्सीलरेशन है इसके पास, है ना। जब इसके पास नॉन जीरो एक्सीलरेशन है
तो इसके पास फोर्स काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स। तो लीनियर नेट लीनियर फोर्स क्या होगा इसका, एफ नेट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो। इसके पास एक फोर्स काम कर रहा है, मींस इसके पास अनबैलेंस फोर्स है, तभी ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो लीनियर फोर्सेस नॉन जीरो हैं, तो क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर फोर्सेस जीरो, लेकिन यहाँ लीनियर फोर्सेस जीरो नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये किस इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि नेट टॉर्क क्या होगा इस पे, नेट टॉर्क, क्योंकि रिवॉल्व तो रोटेट तो नहीं कर रहा है, नेट टॉर्क तो जीरो है इसका, है ना, कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है। अच्छा, टॉर्क को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, टॉर्क को अब मैं बता देता हूं आपको। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, है ना, वेक्टर फॉर्म इसकी ये होती है, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, जहां से जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, है ना, मल्टीप्लाई, और ये क्रॉस प्रोडक्ट में अगर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में, है ना, तो ये क्या आती है, आर साइन थीटा। तो आर एफ साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, है ना, वो होता है टॉर्क। तो यहाँ जब कोई रोटेशनल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, रोटेशनल टॉर्क किस तरीके से होता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसी यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है एफ फोर्स से, तो ये आर डिस्टेंस है ना, एक पार्टिकल है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, एक फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट, तो इस पर एक टॉर्क काम कर रहा है ना, टॉर्क आर और एफ दोनों के ही वजह से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कोई रोटेट नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ओनली लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, तो नेट टॉर्क क्या है, जीरो, क्योंकि ये घूम नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, ये अगर घूम रहा होता तो टॉर्क होता है इस पर, वो नॉन जीरो होता। तो इसके पास कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है नहीं, क्योंकि इसका नेट लीनियर फोर्सेस क्या है, नॉन जीरो। अगर ये जीरो होता तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती। तो इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो बॉडी जब रेस्ट में होगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों ही होंगे। अगर बॉडी एक्सीलरेटेड है ना, बॉडी अगर एक्सीलरेटेड है तो वो ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी, है। ओके, अच्छा चलिए अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं हम यहाँ पे, कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है ना। इसके एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा। चलिए देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम को। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने यहाँ पे क्या कंडीशन बताई है कि नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो, है ना, नेट टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फैन का। जो फैन चल रहा होता है, तो फैन जब मूव करता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है। देखिए फैन का जो प्रिंसिपल है मूविंग का, फैन है ये, मान लीजिए फैन मूव कर रहा है, फैन है कोई और ये मूव कर रहा है ना, ये फैन है, ये रोटेट कर रहा है फैन। तो फैन का जो प्रिंसिपल है किस तरीके से मूव करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, दिस इज द प्रिंसिपल हाउ इट इज रोटेट। एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, सपोज ये इसकी जो कॉइल होती है अंदर इसमें फैन के पास, है ना, जो कॉइल होती है उस पर इस तरीके से फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स लीनियर फोर्स ये होता है F1 इस डायरेक्शन में, एक सेम फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस पे काम करते हैं जब ये मूव करता है। ये फोर्स इसे इस डायरेक्शन में खींचता है, ये फोर्स इसे इस अपर डायरेक्शन में खींचता है। तो ये इस तरीके से रोटेट करती है कॉइल, है ना, कॉइल रोटेट करती है तो ये फैन जो है मूव होता है। इसकी जो थ्योरी है वो हम आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से मोटर की जो थ्योरी है कैसे ऐसे रोटेशन होता है इसका। लेकिन आपको जो मैं जनरल इसका प्रिंसिपल है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक फोर्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों ही फोर्सेस जो हैं ये मिला के एक क्या लीनियर फोर्सेस क्या हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो नेट लीनियर फोर्स कितना है इस पे, नेट लीनियर फोर्स कितना है, नेट लीनियर फोर्स कितना है इस पे, जीरो, क्योंकि F माइनस F, क्योंकि दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो नेट लीनियर फोर्स इस पे जीरो है। अच्छा इसका टॉर्क कितना है इस पे, टॉर्क क्या टॉर्क भी काम कर रहा है इस पे, देखते हैं टॉर्क, नेट टॉर्क कितना होगा।
अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए r है और ये डिस्टेंस भी r है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा r इंटू एफ, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ये, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जहाँ से काम कर रहा है, और फिक्स पॉइंट से r ये जो डिस्टेंस है r, और एक यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क कितना आर एफ, तो कितना हो गया नेट टॉर्क 2RF। तो टॉर्क तो यहाँ काम कर रहा है ना, तो नेट टॉर्क कितना है नॉन ज़ीरो, है ना, टॉर्क की एक नेट वैल्यू है हमारे पास नॉन ज़ीरो, है ना। तो फैन जब रोटेट कर रहा है फैन, तो कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, देखिए नेट लीनियर फोर्स क्या है, ज़ीरो है उस पर, नेट टॉर्क क्या है नॉन ज़ीरो। तो नेट लीनियर फोर्स अगर ज़ीरो है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेटिंग फैन किस इक्विलिब्रियम में होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, है ना। नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो रोटेटिंग फैन किसका एग्जांपल है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। हम यहाँ लिख देते हैं इसे, ओके। नेट लीनियर फोर्सेस क्या है, इस पे ज़ीरो है, और नेट टॉर्क क्या है इसका, वो भी नॉन ज़ीरो है। तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ये ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसका नहीं होगा, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये नहीं होगा ऑब्जेक्ट जो फैन मूव कर रहा है, ओके। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिंपल है, जो चीज़ रोटेट कर रही है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। कौन सी इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। और जो बॉडी ट्रांसलेट कर रही है वो ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। देखिए कौन सी कंडीशन में, वो भी जब एक्सीलरेटेड होगा, है ना। वहां पे अगर बॉडी यूनिफॉर्मली ट्रांसलेट कर रही है ना, तब उस कंडीशन में दोनों ही इक्विलिब्रियम आएंगे। लेकिन बॉडी अगर एक्सीलरेटेड मोशन में ट्रांसलेट कर रही है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। जिस काम को वो कर रही है वही इक्विलिब्रियम उसमें नहीं है ना, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो यहाँ ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ फैन रोटेट कर रहा है तो यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है भले, लेकिन वेदर यहाँ पे जो बॉडी है वो एक्सीलरेटेड मोशन में ट्रांसलेट करनी चाहिए। ये तो दोनों आपको कंडीशन ध्यान रखनी ही होंगी, लेकिन जनरली हम इससे समझ सकते हैं ना कि अगर बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो वो ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, लेकिन एक्सीलरेटेड ट्रांसलेट, ओके। अगर बॉडी रोटेट कर रही है, अगर कोई फैन है इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, वो ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम में है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो वो ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन एक्सीलरेटेड वाले केस में, ओनली दिस केस में, है ना। फर्स्ट और सेकंड तो आपको देख ही लिया कि दोनों ही इक्विलिब्रियम होते हैं इसमें, ओके। तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। चलिए अब इनके हम कुछ और पार्ट्स पढ़ते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। इसके और पार्ट्स हैं इसमें, ये तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, इसमें और आगे स्टडी करते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए उनको भी देख लेते हैं कैसे होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ओके। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम के लिए नेट लीनियर फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए, है ना, नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। टॉर्क आपने क्लास 11th में रोटेशन वाला जो चैप्टर था रिजिड बॉडी डायनामिक्स, वहाँ से आप इसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके पार्ट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसके क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अभी यहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं, इसमें लास्ट में पहुँच पाएंगे हम इसके, है ना। वीडियो को आप देखते रहिए, लेक्चर को आप देखते रहिए, बिल्कुल लास्ट में आ पाएगा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम उससे पहले सारे फंक्शन और जितने भी इक्विलिब्रियम हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, 11th का कंप्लीट रिवाइज करेंगे हम, ओके। तो उसके बाद हम पहुँचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे, है ना। चलिए
नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो अपनी जगह पे वापस आ जाए, है ना, हमने उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, उसकी पोजीशन से एक फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस किया और वहाँ पे कोई फील्ड फोर्स काम कर रहा है ना, और वो उसे वापस उसी कंडीशन रिटर्न करके उसी पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आए, है ना, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया उसे और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर हमने उसे डिस्प्लेस किया ओरिजिनल पोजीशन में जहाँ था वहाँ से हमने उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वो वैसी ही पोजीशन में है डिस्प्लेस करने के बाद जैसे पहले था, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। देखिए कैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, देखिए इसके कई एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक बोतल है, एक बोतल है, वो इस तरीके से कुछ रखी हुई है। ओके, ये एक सरफेस है, यहां एक ये बोतल इस तरीके से रखा हुआ है ना। तो अब हमने इसको थोड़ा सा, देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम भी इसकी अलग अलग पोजीशन होती है। सेम पोजीशन में ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो हम डिस्प्लेस्ड फोर्स लगा रहे हैं, उसे थोड़ा सा हटाने के लिए डिस्प्लेस फोर्स लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ और पोजीशन होती है उसकी, किसी और डायरेक्शन में लगाएं तो कुछ और पोजीशन बनती है उसकी। देखिए कैसे, कि मान लेते हैं कि हमने इस बोतल को, ये बोतल कुछ इस तरीके से रखी हुई है, इस बोतल को हमने थोड़ा सा यहाँ से एक फोर्स लगाया, हल्का सा, इस तरीके से ये रखी हुई है, हल्का सा हमने एक फोर्स लगाया ऐसे करके, तो ये बॉडी, ये जो बोतल है कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेट करती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी वाइब्रेशन के बाद ये फिर से यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगी, है ना। ये बोतल है, एक हमने यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया हमने, इसे डिस्प्लेस किया यहाँ से पकड़ के हल्का सा, है ना। तो ये किस तरीके से मोशन करेगी, इस तरीके से यहाँ से हटेगी, इस तरीके से आएगी, फिर यहाँ अपनी पोजीशन में आ जाएगी, है ना। ये गिरेगी नहीं, जैसी है वैसी की ही वैसी रहेगी, लेकिन पहले कैसे आएगी, ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये आएगी थोड़ी देर के लिए, लाइक दिस, है ना। ये डिस्प्लेस होके इस तरीके से आएगी, थोड़ी सी ऊपर हटेगी, यहां से हमने इसे पकड़ के थोड़ा सा इधर हटाया और ये इस कंडीशन में आई, और फिर से ये कैसे हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, है ना। स्लाइटली डिस्प्लेस किया हमने, इस कंडीशन में आएगी ये, फिर उसके बाद जस्ट ये इसी पोजीशन में आ जाएगी, है ना। तो इस पोजीशन को कहेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अनस्टेबल में देखते हैं हम, अगर बोतल कुछ इस तरीके से है, बोतल कुछ इस तरीके से रखी हुई है, इसको हमने उल्टा कर दिया, बोतल को उल्टा करके रखा है बोतल को, ओके। अब फिर से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस फोर्स लगाया, जैसे इस पे लगाया था, यहां से हम अगर हमने इस पे डिस्प्लेस फोर्स लगाया तो क्या ये बोतल ऐसे ही रहेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रह पाएगी? ये बोतल नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये गिर जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टली लाइंग ओनली, ये लेटी रहेगी इसके पास, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये, है ना, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से ये बोतल गिर जाएगी और अपनी पोजीशन में कभी वापस नहीं आएगी, है ना। इस कंडीशन में क्या था, ये वापस होके अपनी उसी कंडीशन में आ गई। कैसे आ जाएगी ये, जैसी पहले थी, ओके, लाइक दिस। जैसे पहले थी, थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया, ये उसी पोजीशन में आ गई, लेकिन यहाँ से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये गिर जाएगी और ये इस कंडीशन में आ गई, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लिया, यहाँ हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लिया। लेकिन एक ध्यान रखना है कि हमने स्लाइटली डिस्प्लेस
कैसे किया है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, वो भी एक पर्टिकुलर केस है। ओके, हमने यहाँ पकड़ के ही से स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। चलिए अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को समझते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा। एक बॉल है जो एक सरफेस पर रखी हुई है ना, ये एक बॉल है और ये एक सरफेस पर रखी हुई है। हमने इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाया, इस पर एक फोर्स लगाया तो इस डिस्प्लेस होके ये यहाँ आ जाएगी, थोड़ा सा आगे, है ना। तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन, है ना। और डिस्प्लेस होने के बाद ये इस पोजीशन में जाए, आफ्टर डिस्प्लेस्ड, आफ्टर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड। तो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगी जब हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया। तो जैसे पहले थी उसी कंडीशन में है ये लगभग, है ना इसकी। अच्छा, अब देखिए कैसे है ये इस कंडीशन में, इसको हम इनकी पोटेंशियल एनर्जीज से पता करते हैं, इनकी एनर्जीज से पता करते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है या कैसे है, उसे देखिए। देखिए जब हमने इस बॉटल को यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, जब हमने इसको यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया तो फील्ड फोर्स काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। फील्ड फोर्स कौन सा काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जो इसे वापस उसको अपनी उसी पोजीशन में लेके आ गया, है ना। उससे क्या हुआ कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक बॉल को हम ऊपर उठाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो उसमें काम करते हैं, है ना। कौन काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करता है और उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है ना। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ जाती है। बॉल को हम ऊपर से उठा के ऊपर ले जाते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, फिर वो वहीं चली जाती है। क्यों चली जाती है, उसमें एनर्जी आ गई है ना। एनर्जी कहाँ से आई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमने उसके अगेंस्ट वर्क किया और वो वर्क उसमें स्टोर हो गया है जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ऐसे ही जब हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया हमने तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, बढ़ गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। लेकिन यहां देखें, अगर हम देखिए यहां क्या पोजीशन है, हमने थोड़ा सा इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में लेते हैं, अगर हमने थोड़ा सा इसे स्लाइटली डिस्प्लेस ऐसे करके किया तो इधर गिर जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट इसका इधर आ जाएगा। चलिए वही पोजीशन रखते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो गिरने के बाद ये इस कंडीशन में आ गई, है ना। ये लाइन की कंडीशन में है, लेटी हुई कंडीशन में है, हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया लेकिन ये गिर गई। क्यों गिर गई, किसके पास एनर्जी थी पहले, है ना। पहले इसके पास एनर्जी थी, मैक्सिमम थी इसके पास एनर्जी, लेकिन गिरने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ये किस तरीके से, जैसे एक बॉल को हमने ऊपर रखा हुआ है, उसे छोड़ दिया, वो फिर से जमीन पे आ गई, है ना। तो क्या हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई फिर से, है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आप कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इससे पढ़ने से पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस कंडीशन में क्या थी, यहाँ पे देखिए, हर ऑब्जेक्ट, हर सिस्टम इस यूनिवर्स में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रहना चाहता है। उसकी एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए कोई दौड़ रहा है तो वो खड़ा होना चाहता है ना, अगर कोई खड़ा है तो वो लेटना चाहता है या बैठना चाहता है ना, अगर कोई बैठा है तो वो लेटना चाहता है ना। तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हर सिस्टम इस यूनिवर्स में रहना चाहता है ना। तो यहाँ जो बोतल है किस सिस्टम में रहना चाहती है, ये इस सिस्टम, इसी अपनी पोजीशन को ये प्रीफर करती है ना। यहाँ ये बोतल किसको प्रीफर कर रही है, इस कंडीशन को प्रीफर कर रही है ना। तो इस इट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम ही तो है, तभी तो ये गिरने के बाद इसमें एनर्जी थी, तभी तो ये एनर्जी की वजह से गिर गई। ये थोड़ा सा हमने स्लाइटली फोर्स लगाया, है ना। फिर से हम एक फोर्स लगाएंगे इस पे और फोर्स लगा के इसे फिर से खड़ा करेंगे, तो हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, है ना। जब इसे हम खड़ा करेंगे, इस तरीके से लेटी हुई है, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया और इसे खड़ा कर दिया, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो गया, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। और यहाँ देखिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑलरेडी क्या है, मिनिमम है। क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यू क्या है इसकी, मिनिमम है
है ना। और जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसके फोर्स के अगेंस्ट काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने काम किया, तो क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम से फिर से वही इसी कंडीशन में आ जाएगा, ये मिनिमम वाली कंडीशन में, है ना। तो इस कंडीशन में देखिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में देखिए, है ना, फोर्स लगाया हमने थोड़ा सा, तो क्या कोई वर्क किया किसी फील्ड फोर्स के अगेंस्ट? यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था दोनों ही केसेस में, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड है, लेकिन हमने तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है। तो जैसे था फोर्स जो काम कर रहा था वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल है, हमने जो फोर्स लगाया वो हॉरिजॉन्टल है, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वही रहेगी, है ना। जितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो मिनिमम है ये, तो ये मिनिमम ही रहेगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहना चाहता है, हर सिस्टम रहना चाहता है। तो जितनी थी पोटेंशियल एनर्जी वही रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब आता है? जब हम फील्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं ना। तो फील्ड फोर्स के अगेंस्ट तो हमने वर्क नहीं किया, हमने तो वर्क किया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल अलोंग फोर्स लगाया हमने तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो हमने वर्क यहाँ पे नहीं किया इस पे, किसी फील्ड फोर्स ने यहाँ पे वर्क नहीं किया। अगर फील्ड फोर्स वर्क करता है तब उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ओके, तो यहां देखिए आप, U मिनिमम है, U मैक्सिमम हो गया, फिर से U मिनिमम हो गया, है ना। तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी? ये थी ओरिजिनल पोजीशन, इसकी ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल पोजीशन। और यहां पे ये आफ्टर डिस्प्लेस्ड, है ना, आफ्टर डिस्प्लेस, है ना। और फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इसने इसको अपने आप को रीगेन कर लिया, है ना, रीगेन कर लिया अपने आप को। यहां पे क्या था? ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, है ना, ओरिजिनल पोजीशन। और यहां पे ये कौन सी पोजीशन है? आफ्टर डिस्प्लेस्ड, आफ्टर डिस्प्लेसिंग, आफ्टर डिस्प्लेसिंग। ओके, यहां पे ये ओरिजिनल पोजीशन और ये आफ्टर डिस्प्लेस्ड की पोजीशन। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ देखें तो किस तरीके से ग्राफ आएगा। देखिए, जो जैसे जैसे हम जिसकी जो लोकेशन है, इसकी जो पोजीशन है, जो चेंज हो रही है, अगर ये इसको हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दिया तो ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, है ना। जब इस कंडीशन में है फिलहाल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। देखिए पोटेंशियल एनर्जी U और इसकी जो पोजीशन है, इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये जैसे जैसे ऐसे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से मिनिमम होगी, है ना, फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगा, फिर मिनिमम हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसके बाद ये इस डायरेक्शन में भी जाता है, किसी दूसरी डायरेक्शन में भी जाता है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो फिर से इसकी अदर डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और फिर से कम होगी, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना। जैसे जैसे हम x को किसी नेगेटिव डायरेक्शन में x, है ना, दो डायरेक्शन में मान लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में होगा ये मूवमेंट और इसका एक अदर डायरेक्शन में होगा मूवमेंट, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? इस तरीके से ये ग्राफ आएगा ओरिजिनल। ओके, अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा ग्राफ का? देखिए U और पोजीशन, इसकी पोजीशन और U में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइड में और ये पॉजिटिव किसी दूसरी साइड में। नेगेटिव पॉजिटिव का मीन्स है दो डिफरेंट साइड में ये मूवमेंट करेगा, क्योंकि इस तरीके से ये वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। ओके, इस कंडीशन में देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो गिरने के बाद क्या हो गई? कम हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑलरेडी मैक्सिमम होगा तो धीरे धीरे डाउन होगी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ तक आ जाएगी? जीरो, मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम होगी। ओके, और किसी दूसरी कंडीशन में अगर हम लें, किसी दूसरी डायरेक्शन में गिराएं तो इसे इस तरीके से आएगा इसका ग्राफ। ओके, U और X का ग्राफ। और यहाँ क्या है? U में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, U में कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि X इस डायरेक्शन में है और U इस डायरेक्शन में है। U क्या है? कांस्टेंट, मिनिमम था और मिनिमम ही है, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, है ना, क्योंकि U क्या रहेगा? कांस्टेंट, U कांस्टेंट। तो ओरिजिनल पोजीशन में U मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ओरिजिनल पोजीशन में, है ना, ओरिजिनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम।
और यहाँ पे नो चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, देखिए ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम कैसे पता करेंगे। अब अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो हम कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ओरिजिनल पोजीशन में तो हम कहेंगे वो अनस्टेबल है। कोई सिस्टम अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो अनस्टेबल है। जैसे एक बॉल है, किसी हाइट पे रखी हुई है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस टाइम पे, तो वो कौन सी कंडीशन उसकी? अनस्टेबल ही। तो वहाँ से थोड़ा सा भी हमने उसे धक्का मार दिया तो वो नीचे गिर जाएगी, है ना, अनस्टेबल होगी। और न्यूट्रल में क्या है? एक बॉडी है, उसे सरफेस पे हमने छोड़ दिया और वो लाइन सरफेस पे ही वो मूव कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से हम देखते हैं ऐसे। इस एग्जांपल के अलावा एक और एग्जांपल समझते हैं, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा और समझ में आएगा, ये ग्राफ भी समझ में आएंगे, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये देखिए, मान लेते हैं कि एक ये सर्कल है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक बॉल रखी है सर्कल के अंदर, है ना। इस बॉल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और यहाँ तक हम इसे ले आए, है ना, यहाँ तक हम इसे ले आए थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, तो फिर से ये अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ इधर इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना। एट लास्ट ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ेगी नहीं, है ना, रीगेन कर लेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है और ये आफ्टर डिस्प्लेस पोजीशन है, तो ये इसी पोजीशन में रहेगी। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना, क्योंकि इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लिया, है ना। और यहाँ ग्राफ ऐसे ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसे ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ग्राफ इस तरीके से फिर आएगा, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी एक डायरेक्शन में, फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, यू और एक्स। ओके, अनस्टेबल के लिए इसी को हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? लाइक दिस, एक बॉल है और ये टॉप पे रखी हुई है, यहाँ पे, है ना, यहाँ टॉप पे रखी हुई, सर्किल के टॉप पे रखी हुई है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? ये बॉल क्या इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि ये बॉल गिर के नीचे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, है ना। तो ओरिजिनल पोजीशन को इसने छोड़ दिया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी इस कंडीशन में? मैक्सिमम। यहाँ पे देखना पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? मिनिमम, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। यहाँ से इसे हम छोड़ेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगी आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, है ना। ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे, इस पे ऑलरेडी क्या थे? इस पे फोर्स जीरो था, इक्विलिब्रियम में थी। यहाँ ऑलरेडी फोर्स क्या है? जीरो है, यहाँ भी जीरो है, लेकिन इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो इसका ओरिजिनल पोजीशन गड़बड़ हो गई, है ना, फिर वापस वो नहीं आई उस पोजीशन में। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों को हम एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझा सकते हैं। ओके, और इसका तो एग्जांपल है ही, एक बॉल है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। ओके, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं कि नेट फोर्स क्या होता है? ज़ीरो होता है। नेट फोर्स क्या रहता है? ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो, है ना। तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ना। यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स ज़ीरो है, और यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो है ना, ओरिजिनल पोजीशन में, है ना। ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ भी नेट फोर्स ज़ीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स ज़ीरो है ओरिजिनल पोजीशन में, और यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो है। लेकिन हमने जब फोर्स लगाया उसको नहीं देख रहे, यहाँ पे जो ऑलरेडी जो पोजीशन थी उस ऑब्जेक्ट की उसे हमें जज करना है। कोई बताएगा हमें और पोजीशन देके कि बताइए ये बॉडी की कौन सी पोजीशन है। ओके, और किस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस फोर्स लगा रहे हैं, उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से फंक्शन जो हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे। एक न्यूमेरिकल से भी इसे हम समझेंगे। तो ये नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। तीनों ही कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। अच्छा, ये बताइए फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम फोर्स को कैसे लिखते हैं? क्लास 11th में हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था?
माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है ना। u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, x क्या है, पोजीशन जो चेंज कर रहे हैं हम उसकी, ये माइनस साइन है ना, और ये f जो फोर्स है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स ये होता है। लर्न ऐसे भी कर सकते हो आप, इसे आपने पढ़ा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सपोज डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा यू। तो यहाँ आपको ध्यान आ रहा होगा कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ, या फिर एफ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये होता है। और बहुत छोटे पार्ट के लिए डिफ्रेंशिएशन करें इसका तो फिर यहाँ डी आ जाएगा ना, तो यहाँ से आपको ध्यान आ रहा होगा कि एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है। ओके, चलिए, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एफ तो जीरो रहेगा ही, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो। ऐसे ही इसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो, जीरो क्या होगा, जीरो, क्योंकि एफ नेट जीरो है, यहाँ पे हम नेट फोर्स क्या होता है इसके इक्वल मानेंगे, तो इसे जीरो लगाएंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो कह सकते हैं, या फिर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर ली कि ये डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, ये डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, चलिए हम इसे ग्राफ को यहाँ से हटा लेते हैं, इन फिगर्स को यहाँ से हटा लेते हैं। स्टेबल अनस्टेबल तीनों ही केसेस में लेकिन ये याद रखना है कि स्टेबल में यू मिनिमम रहेगा ओरिजिनल पोजीशन में। देखिए ग्राफ, ये डी यू अपॉन डी एक्स, अभी हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा था क्या था, किस तरीके था, यू और एक्स, है ना। यू और एक्स का कोई ग्राफ है तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या कहलाएगा। मान लीजिए इस तरीके से कोई ग्राफ जा रहा है तो डी यू, थोड़ा सा पार्ट डी यू ये होगा यहाँ पे, अगर हम इसे ये लेंगे, और ये होगा डी एक्स, है ना, और ये थीटा एंगल, तो ये क्या कहलाएगी पार्ट, स्लोप। ये स्लोप ही तो होती है, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। तो डी यू अपॉन डी एक्स टेन थीटा, है ना, ये टेन थीटा इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप। क्या है ये, स्लोप, है ना। तो स्लोप क्या होनी चाहिए, जीरो। स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए स्लोप जीरो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी स्लोप क्या होगी, जीरो, क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप, और इसके लिए भी स्लोप क्या होगी, जीरो। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके लिए भी स्लोप जीरो है, फोर्स नेट जीरो है, तीनों में ही स्लोप जीरो है। ओके, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये मिनिमम होगी इसमें, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और लेकिन तीनों में ही स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। तो ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है, और एक स्लोप। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और एक स्लोप। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट, और स्लोप जीरो। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें बताएंगी यहाँ पे, दिस और दिस, है ना, और दिस और दिस, ये और ये। स्लोप और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको बताएगा कि जो सिस्टम है वो कौन से इक्विलिब्रियम में है। देखिए ग्राफ, अब हम देखते हैं, चेक करके ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं इस चीज़ को। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे बताएंगे किस तरीके से होगा ये। देखिए ये ग्राफ गिवन है, कुछ यहाँ से हटाना ही होगा इसे, इस पार्ट को भी ध्यान रखना है आपको कि यू मिनिमम कब होगा और यू मैक्सिमम कब होगा, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों का ही, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये ग्राफ है गिवन,
लाइक दिस। ये u और दिस इज x पोजीशन। किसी सिस्टम के लिए ग्राफ गिवन है, फंक्शन के लिए ग्राफ गिवन है, तो इस पे बताना है आपको कि कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी और कौन सी पोजीशन अनस्टेबल की होगी और कौन सी पोजीशन न्यूट्रल के लिए होगी। चलिए साइड में हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, वहाँ पे u क्या रहेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी मिनिमम होगी, है ना, और स्लोप क्या होगी, 0। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, अभी पढ़ चुके हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम, और स्लोप क्या होगी इसकी, 0। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, u क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट, वी हैव डिस्कस, और स्लोप क्या होगी इसकी, 0। स्लोप क्या होगी उसकी, 0। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें बताना है कि इस ग्राफ में कि कौन सी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब आप देखिए एक चीज़ कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन है ना, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन। तो ये यहाँ पे स्लोप देखें अगर हम, तो स्लोप देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस तरीके से, है ना, ये लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप क्या है यहाँ पे, 0, है ना, स्लोप क्या है, 0, क्योंकि थीटा क्या है, 0, तो टेन थीटा 0, टेन थीटा ही स्लोप होती है, तो यहाँ स्लोप क्या है इसकी, 0। यहाँ पे भी स्लोप क्या है, 0, है ना। मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव डायरेक्शन में है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी u, है ना, तो यहाँ मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है u, यहाँ पे भी u मिनिमम है, और स्लोप क्या है, 0 है, स्लोप du अपॉन dx क्या है, 0 है, du अपॉन dx इज 0, यहाँ पे भी du अपॉन dx क्या है, 0 है ना। तो ये दोनों ही पोजीशन किसकी हैं, स्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस लोकेशन पे जो सिस्टम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। और यहाँ देखें अगर हम, तो स्लोप क्या है, 0, है ना, वो तो तीनों की ही कंडीशन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। तो यहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल, है ना। यहाँ पे स्लोप क्या है, 0, ऐसे ही यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल, ओके। स्लोप क्या है, 0, u क्या है, मैक्सिमम, सेम इसी की तरह। यहाँ अगर हम देखें तो u क्या है, स्लोप, पहले स्लोप देखें, स्लोप क्या है, स्लोप 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0 है, और u पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी तो ही दे रहा है ये वाला पार्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रही है तो क्या है, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके। ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और वहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके। तो ये एक ग्राफ से हम बता सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल का ये है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन ये है, ओके। तो यहाँ हम इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे बताएंगे। अच्छा, एक और ग्राफ हम देखते हैं कि उस ग्राफ पे कैसे बताओगे आप कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेते हैं ग्राफ को हम। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, दिस इज x और दिस इज u। लाइक दिस, ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना। अब आप कैसे बताएंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल कहाँ पे, अनस्टेबल है। देखिए यहाँ अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप 0 कर लेते हैं, यहाँ पे स्लोप 0 कर लेते हैं, यहाँ पे स्लोप
0 कर लेते हैं और यहाँ पे भी स्लोप 0 कर लेते हैं। पहले तो स्लोप 0 वाली पोजीशंस हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी स्लोप क्या होगी 0, यहाँ भी स्लोप क्या होगी 0, यहाँ पे भी स्लोप क्या होगी 0 और यहाँ पे आगे इस तरीके से, है ना। अब हम यहाँ डिसाइड करेंगे कैसे। पोजीशन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है, सबसे कम है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ कम हो रही है, फिर यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ कम और फिर यहाँ ऐसे करके ये चलेगा, ग्राफ चल रहा है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ यू क्या है मैक्सिमम और यहाँ पे यू क्या है मिनिमम। अब आप देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई, यहाँ यू क्या है मैक्सिमम। अब बताइए इन दोनों पॉइंट के कंपैरिजन में, है ना, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। अब फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ u मिनिमम हो गया इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये u इसके कंपैरिजन में मैक्सिमम पे है, तो क्या आप इसे मैक्सिमम कहेंगे या फिर इसे मिनिमम कहेंगे, कैसे कहेंगे, है ना। यहाँ u मैक्सिमम है, फिर यहाँ u और बढ़ गया, है ना। तो देखिए u मैक्सिमम, फिर यहाँ u मैक्सिमम और ज़्यादा वैल्यू बढ़ती ही जा रही है ना, ये u मिनिमम भी बढ़ता जा रहा है ना। तो कंपैरिजन किससे करना है हमें उसके लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा से कंपैरिजन करके बताएंगे। जैसे हमें इस पॉइंट के बारे में बताना है तो इस पॉइंट के पास में जो लोकल मिनिमा कौन है, लोकल मिनिमा कौन है ये, है ना। इसके कंपैरिजन में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, हम ओके यहाँ डिसाइड करेंगे। इसे चेक करेंगे तो इसके हम पास देखेंगे कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कौन है। इसका लोकल मिनिमा कौन है, यहाँ पे ये है, और इसका लोकल मिनिमा एक और यहाँ पे ये है, इस मैक्सिमा, इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ओके, तो हम इन दोनों मैक्सिमास को हम यहाँ कंपैरेटिव नहीं करेंगे, उनके लोकल जो मिनिमा और मैक्सिमा होंगे केवल उन्हीं से मतलब होगा। हमें इसको पता करना है तो इसका लोकल मैक्सिमा कौन है, एक लोकल मैक्सिमा ये है और एक लोकल मैक्सिमा ये है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ ये मिनिमम कहा जाएगा, है ना। ऐसे ही इसका चेक करेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ऐसे यहाँ चेक करेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना। ओके, और इस मैक्सिमा को कैसे कंपेयर पता करना है, इसके लोकल में कौन मिनिमा है, लोकल में एक मिनिमा ये है एक मिनिमा ये है, दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाई है, ना कि हम इस मैक्सिमा को इस मैक्सिमा से कंपेयर करेंगे। ओके, तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को हम कंपेयर करके बताएंगे कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो यहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, मान लेते हैं दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ई एफ जी। ओके, तो यहाँ स्टेबल होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी स्टेबल, सॉरी मैक्सिमा वाली पोजीशन कौन सी होती है, अनस्टेबल, अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल। और यहाँ पे भी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा पे अनस्टेबल, और जहाँ मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी वहाँ कौन सी इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे डी पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ई पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आता है तो हम इस तरीके से इसको डिसाइड करके बताएंगे। ओके, चलिए अब फंक्शन की बात करें, अगर हम एक फंक्शन से भी हम देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेके, कि आप कैसे डिसाइड करके बताएंगे कि फंक्शन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक फंक्शन गिवन होगा, u गिवन होगा, और तब हमें बताना है कि फंक्शन जो है कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स लेके थोड़ा सा एक फंक्शन का। तो देखिए एक फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27x। क्वेश्चन में गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, x की रिलेटिव उसकी पोजीशन चेंज करते हैं हम, है ना, u इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हमें बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसकी स्लोप को चेक करें। स्लोप कैसे निकालते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो
तो du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 हम फाइंड करेंगे इसमें, तो कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो वैल्यू मिलेंगी वो कितनी होंगी, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 27 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एंड x इक्वल्स टू +3 एंड -3। बिकॉज हम 9 का जब अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों में से दो वैल्यूज होंगी x की। तो हमें x की 2 वैल्यूज मिली हैं। अब इन 2 वैल्यूज पे हमें पता करना है कि ये फंक्शन कैसा है, कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे अनस्टेबल है। तो देखिए, स्टेबल अनस्टेबल के लिए हमें पता करना होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है ना। स्टेबल के लिए हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन पता करनी होगी और अनस्टेबल के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन पता करनी होगी। तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का। अगर कोई फंक्शन गिवन है, अगर u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है गिवन, तो d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन u कैसा होगा, फंक्शन u कैसा होगा, पॉजिटिव जब होता है तो मिनिमम है ना, मिनिमा की कंडीशन होती है। और d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर मिनिमम है, सॉरी नेगेटिव है, तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम होगा। कौन होगा मैक्सिमम, u। कौन होगा मिनिमम, u है ना। ये पोजीशन होती है। चलिए यहाँ पे d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये du अपॉन डी एक्स है ना, अभी जस्ट निकाला है, तो इसका एक और बार करेंगे तो कितना होगा, 6x माइनस 27 का क्या होगा, 0 है ना। d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास निकल के। यहाँ लिख देते हैं इसे d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 6x, बिकॉज 3 2 या 6, 2 इधर आएगा, माइनस 27 का 0, तो 6x। तो ये हमें d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें मिल चुका है। अब हम इस पे चेक करेंगे x की वैल्यूज पुट करके। एट सबसे पहले +3 के लिए x इक्वल्स टू +3 पे d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, 6 इंटू 3 18, कैसा है, पॉजिटिव। तो dt एट x इक्वल्स टू +3 पे फंक्शन पॉजिटिव है तो मीन्स u कैसा है, मिनिमम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, उसकी मिनिमम। तो u कैसी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, हम पढ़ चुके हैं इसे अभी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा अब हम चेक करते हैं -3 पे। एट x इक्वल्स टू -3, तो d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है, ये 6x है, x की जगह -3 लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू -3 -18। तो u कैसा है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव है u नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कितना होगा, ये मैक्सिमम कैसा होगा, ये मैक्सिमम। u कैसा होगा, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी उसकी, मैक्सिमम होगी है ना, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, अनस्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ऐसे हम पता कर लेंगे उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कैसे पता करना है। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, इसमें अगर दो फंक्शन दो है, उसमें वेरिएबल 2 हैं, फंक्शन में वेरिएबल 2 हैं, तब हमें बताना है उसकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे पता करेंगे। देखिए, चलिए हमने इसमें एक और फंक्शन ऐड कर दिया, 36y माइनस 3yq। ओके, अब हमें इस फंक्शन के लिए बताना है कि कहाँ स्टेबल होगा, कहाँ अनस्टेबल होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता करना है। ओके, ऐसे ही पता करेंगे सेम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ हमने डिफरेंशिएशन x के रिलेटिव किया था, लेकिन यहाँ पे x भी है और यहाँ पे y भी है, 2 पार्ट हैं x और y। तो यहाँ हम कैसा डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, यही है ना, सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ फोर्स की जैसे फोर्स, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या था, du अपॉन डी एक्स है ना, यही तो था, माइनस दिस। तो यहाँ x और y दोनों हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, तो यहाँ 2 तरह के फोर्स हैं, एक x एक्सिस के अलोंग फोर्स है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा u, पार्शियल डिफरेंशिएशन ओनली x के रिलेटिव करेंगे।
ऐसे ही वाई एक्सिस के लंग फोर्स है तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा डेल्टा वाई, है ना दिस। तो हम यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस के रिलेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर वाई एक्सिस के वाई के रिलेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन। पहली बार में एक्स को जब एक्स के रिलेटिव करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, और जब वाई के रिलेटिव करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ हम डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स कितना आएगा, एक्स के रिलेटिव करना है, ओनली वाई वाला पार्ट को हम कांस्टेंट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 3x² माइनस 27। ओके, ऐसे ही डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, वाई के रिलेटिव करेंगे तो क्या आएगा 36, वाई का 1 हो जाएगा, और 3 3 9 माइनस 9y²। ओके, तो ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स और ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, दिस इज वाई के रिलेटिव किया जब हमने तो। ओके, दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रही हैं, इनका भी हम यूज करेंगे अभी। अब देखिए कि यहाँ पे स्लोप तो 0 होनी ही चाहिए, है ना, तो स्लोप 0 होनी चाहिए, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स 0 होना चाहिए। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ पे 3x² माइनस 27 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो 3x² माइनस 27, तो ये कितना आएगा 3x² इक्वल्स टू 27 एंड x² इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू +3 और -3। पहले की तरह से कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 2 वैल्यू आ गई, एक +3 और एक -3। ऐसे ही डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई को 0 रखेंगे हम, है ना, स्लोप 0 होना चाहिए। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई कितना है 36 माइनस 9y² इक्वल्स टू 0। तो 36 इक्वल्स टू 9y², देन y² इक्वल्स टू 9 4 जा 36, तो 4 टाइम्स, तो y इक्वल्स टू +-2 +-2, तो y की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, +2 और -2, है ना। तो अब देखो हमारे पास वैल्यूज मिल गई हमें, पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू, 2 वैल्यूज आई हैं हमारे पास, +3 एंड -3। ऐसे ही y आया है +2 एंड -2। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं उस फंक्शन के, है ना, कितने पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं इससे अगर हम बनाएंगे तो। देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे, x जब +3 ले लेते हैं एक बार में, और ये +2 ले लेते हैं, है ना, x और ये y, x y, फिर एक बार में ले लेते हैं +3 और ये -2। ओके, फिर ले लेते हैं +3 एंड ये -3 एंड 2, और एक पोजीशन होगी -3 और -2 की। तो ये पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ना, x के और y के। +3 के साथ 2 ले लिया, +3 के साथ -2 ले लिया ना, -3 के साथ +2 ले लिया, और -3 के साथ -2 ले लिया। ओके, तो ये पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं उस फंक्शन के जो हमने फाइंड आउट किए। अब इसको ऐड कैसे करना है हमें फंक्शन में देखते हैं, एक सेकेंड। फंक्शन पे कैसे दिखाएंगे हम इसे, एक ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं हम इसे, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। x की वैल्यू इसे हम यहां रखते हैं, चलिए +3 और 2, +3 और +2, यहां से यहां तक ये +3 ओरिजिन से, तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट्स +3 और 2, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, x y -x -y। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे -3 और +2, -3 और +2, ऐसे ही यहाँ पे -3 एंड -2, ये माइनस और ये माइनस दोनों, -3 और -2। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, दिस पॉजिटिव और दिस नेगेटिव, 3 एंड -2। तो जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब हमें चेक करना है फंक्शन को। यहां हम फंक्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं इसे a, b, c एंड d। पहले हम a पे चेक करेंगे फंक्शन को, सबसे पहले a पे चेक करेंगे, उसके बाद b पे चेक करेंगे, फिर c पे चेक करेंगे, फिर d पे चेक करेंगे। मैं एक पे ही चेक करके निकाल के दिखा देता हूं आपको, फिर आप बाकी का खुद करेंगे। देखिए
कैसे पता करते हैं इसे हम यहाँ पे, फंक्शन जो गिवन है सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, du अपॉन dx इक्वल्स टू 0। सिंपल जो हमने पढ़ा है, ये स्लोप 0 होनी चाहिए, और ये क्या कहते हैं यहाँ पे d2u अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो u मिनिमम होगा। u कैसा होगा, मिनिमम। मिनिमम अगर d2u अपॉन dx स्क्वायर ये पढ़ चुके हैं हम, माइनस नेगेटिव है तो u कैसा होगा, u होगा मैक्सिमम। u मिनिमम है तो स्टेबल और u मैक्सिमम है तो अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम कैसा होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा, यहाँ पे अनस्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम यहाँ कैसा होगा, अनस्टेबल। चलिए, तो अब हमें बस वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं एट ए पर 3 and 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं हम। जब x की वैल्यू को हम 3 पुट करें कहाँ पे, d2u अपॉन, एक बार हम चेक करेंगे इसके लिए x के लिए और एक बार चेक करेंगे y के लिए। यहाँ पे ये हट गया है, इसे लगा देते हैं। डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर कितना होगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 6x, है ना, 3 2 6। और ये डेल्टा u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर कितना होगा, ये होगा माइनस, इसे निकाल लेते हैं यहाँ पे, 36 का 0 हो जाएगा, है ना, और ये 9 2 18 माइनस 18y, है ना। चलिए, सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करते हैं। x इक्वल्स टू 3 के लिए तो x इक्वल्स टू 3 चेक पुट करेंगे हम इसमें, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x में, दिस डेल्टा u अपॉन डेल्टा x में हम यहाँ x की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 18, है ना। और ये y और ये क्या कहते हैं y के लिए चेक करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, -36, है ना। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो x के लिए x का पार्ट लेंगे और y के लिए y वाला हम डिफरेंशिएशन लेंगे, है ना। तो ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव, है ना। तो देखिए x के लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन कैसा है, फंक्शन ये पॉजिटिव वैल्यू है डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पे u कैसा है, पॉजिटिव होता है तो u कैसा रहेगा, मिनिमम। u कैसा रहेगा, मिनिमम। और मिनिमम पे क्या होता है, फंक्शन स्टेबल। ऐसे ही जब यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव पे u कैसा रहता है, यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ u कैसा क्या है, इट मीन्स मैक्सिमम। और जब u मैक्सिमम है तो फंक्शन कैसा होगा, अनस्टेबल। कैसा होगा, अनस्टेबल। तो देखिए x इक्वल्स टू +3 के लिए फंक्शन कैसा है, स्टेबल। फंक्शन कैसा है, स्टेबल। y इक्वल्स टू +2 के लिए फंक्शन कैसा है, अनस्टेबल। इट मीन्स a पे ही हम पोजीशन a पे ही ले रहे हैं, तो पोजीशन a पर, है ना, x कोऑर्डिनेट्स के लिए फंक्शन कैसा है, स्टेबल है। y कोऑर्डिनेट्स के लिए फंक्शन कैसा है, अनस्टेबल है। इट मीन्स क्या है कि हम इसे x, यहाँ इस पॉइंट पे हम इसे x एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस करें, है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो वो जो फंक्शन होगा वो कैसा रहेगा, स्टेबल होगा, मतलब वो वापस लौट के आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। लेकिन y इक्वल्स टू के लिए अनस्टेबल है। अगर हम इसे y डायरेक्शन में से डिस्प्लेस करें, उसको जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो फंक्शन कैसा है हमारा, अनस्टेबल है। ओके, इसका अभी हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इस पार्ट का, कि किसी ये बात मैंने पहले भी बताई थी, किसी एक पोजीशन पे हम किस तरीके से डिस्प्लेस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, इस पे भी डिपेंड करेगा कि फंक्शन स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। ओके, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जब हमने जो बोतल रखी थी उस बोतल को हमने जब डिस्प्लेस किया था, वहां मैंने बताया था कि हम उसको कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं मींस कि हम उसे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं या फिर हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो स्टेबल है, वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो अनस्टेबल है। बाकी के लिए आप खुद चेक कर लेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। आप बता सकते हैं कि फंक्शन स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, तो ये है न्यूमेरिकल्स, इससे आप पता कर लेंगे कि किस तरीके से स्टेबल और अनस्टेबल हम
चेक करते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर का जो टॉपिक है उस पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उससे पहले हम इसके बारे में लिख भी सकते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम, कि ये इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशंस हैं उनके हम लिख सकते। डेफिनेशंस क्या, थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं इनको अलग अलग। कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देखने से पहले जस्ट उसी से हम समझ लेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा, तीनों को ही हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ऐसे ही इसको भी हम डिस्प्लेस कहां से करेंगे, फ्रॉम, ऑलरेडी किसमें होगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ऐसे ही यहां पे हम फ्रॉम इक्विलिब्रियम। चलिए, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम से इफ ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, थोड़ा सा उसे हम डिस्प्लेस करते हैं, देन ऑब्जेक्ट रीगेन, अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, यही तो पढ़ा है, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। और कौन लाता है उसे ओरिजिनल पोजीशन में, बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और फोर्स कौन होगा, फील्ड फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, फील्ड का, ये फील्ड लगाएगा फोर्स, इसे हम नहीं लगाएंगे, बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, जैसे ये है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस किया हमने और ये रीगेन होकर अपनी उसी पोजीशन में आ गया, ओरिजिनल पोजीशन में। और किस फोर्स से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, फील्ड फोर्स। तो ये किस इक्विलिब्रियम में थी ओरिजिनल पोजीशन इसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही इसमें लिखेंगे हम, इफ ऑब्जेक्ट इज slightly displaced, then object does not regain its original position by a force acting on it, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये नीचे गिर जाएगा ऑब्जेक्ट, यहां पे बॉल, है ना, ये अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएगा। और किसकी वजह से आया, ये फील्ड फोर्स की वजह से आ जाएगा। स्लाइटली डिस्प्लेस हम करेंगे, फील्ड फोर्स इसे दूर ले जाएगा, अवे ले जाएगा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, है ना। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि वो अपनी उसी पोजीशन में रहता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ही रहता है। अगर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से इफ ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली
displaced then object remain in its equilibrium position and no force acting on it। अगर एक बॉल है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, हम थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस करें तो वो वहीं रहेगी, है ना। इसमें U पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। ओके, ऐसे ही इसमें यहां पे U क्या रहती है, इसमें मैक्सिमम होती है इसकी अनस्टेबल में, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है, मिनिमम। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। तो ये हमने इनको आज डिस्कस किया, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हमने आज डिस्कस किया है। अभी अब जस्ट देखते हैं, थोड़े से ही टाइम में आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए चार्जेस के केस में जब इक्विलिब्रियम आएगा, अभी तो मासेस के केसेस में था, एक बॉडी के केस में था। अगर बॉडी के पास चार्ज है तो ना, चार्ज के केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे या उस चार्ज पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अगर जीरो है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हमने इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स उसके पास जीरो होना चाहिए, उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो काम कर रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इफ ऑब्जेक्ट था यहाँ पे मैकेनिकल के लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या कर देंगे हम यहाँ पे, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन चार्ज ऑब्जेक्ट इज क्या हो जाएगा, चार्ज, देन चार्ज रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऐसे यहां कर देंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या कर देंगे, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन ऑब्जेक्ट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की क्या कर देंगे हम यहाँ पे, चार्ज, देन चार्ज डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऐसे ही न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए कर देंगे हम यहाँ पे, इफ चार्ज, है ना, चार्ज का केस हो जाएगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा और चार्ज हो जाता है तो ऑब्जेक्ट की जगह, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन ऑब्जेक्ट, या फिर चार्ज रिमेन इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एंड नो फोर्स, और कोई भी फोर्स इस पे काम नहीं करता है। देखिए समझते हैं, कैसे समझते हैं इसको, एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के भी 3 टाइप्स होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को। जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, अब हम स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखिए 2 फिक्स चार्ज हैं, ये प्लस क्यू और ये एक और प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों ही चार्ज फिक्स हैं, दोनों ही चार्ज फिक्स हैं अपनी पोजीशन पे, प्लस क्यू चार्ज फिक्स हैं, और यहां पे इनके मिड में, इनके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं हम, है ना, और देखिए यहां एक चार्ज मान लेते हैं हम, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। ओके, ये हम डिसाइड करेगा, इस चार्ज के लिए हम डिसाइड करना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के, अभी हमने पढ़ा था कि एक ही पोजीशन पे, है ना, एक ही पोजीशन पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या पढ़ा था हमने, और एक वाई एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेस करते हैं, वाई एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कोई और इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल हो सकता है ना, और वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो अनस्टेबल हो सकता है ना। अभी हमने जस्ट न्यूमेरिकल किया था, उसमें पढ़ा था, है ना। तो हम चेक करते हैं कि प्लस क्यू नॉट चार्ज जो है ना, इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग पता करना है हमें, पहले तो एक्स एक्सिस के लिए पता करना है इक्विलिब्रियम, और
वाई एक्सिस के अलोंग पता करना है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं तब इक्विलिब्रियम पता करना है, और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं तब इक्विलिब्रियम पता करना है हमको। ओके, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन पता करनी है एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस हम इसे मान सकते हैं और वाई एक्सिस हम ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले को इसको मान सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। यहाँ पे ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a है। ये चार्ज प्लस q है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये प्लस q चार्ज है, यहाँ ये प्लस q चार्ज है, और ये फिक्स है। ये चार्ज कैसे हैं? फिक्स। ओके, फिक्स चार्जेस हैं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम इसे पढ़ रहे हैं। इसे यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, जगह हो जाएगी। ओके, चलिए अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर हम इस चार्ज पे एक फोर्स तो ये लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये पढ़ चुके हैं हम। एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ना। तो ये सेम फोर्स होंगे क्योंकि प्लस क्यू सेम है, तो ये कहां रहेगा? बिल्कुल इसके बीच में रहेगा। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, बिल्कुल मिड में रहेगा। और यहाँ पे ये किस पोजीशन में है? फिलहाल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है ना। किस पोजीशन में है ये? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। अब हम मान लो यहाँ से इसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करें एक्स एक्सिस के अलोंग। मान ली हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो यहाँ आएगा ये प्लस क्यू नॉट, है ना। तो प्लस क्यू नॉट इधर आएगा, तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन वाला फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला जो चार्ज है, ये इसको यहाँ से भगा देगा। इसको क्या करेगा? रिपेल्ड करेगा। रिपेल्ड करके कहाँ आएगा? ये फिर से यहाँ आएगा, है ना। ड्यू टू इनर्शिया ये फिर से इधर आएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर से यहाँ पे जो ये जो चार्ज है ये इसको फिर से इसे रिपेल्ड करके बैक कर देगा, है ना। तो ये कहाँ रहेगा? एट लास्ट अपनी पोजीशन में ही रहेगा जहाँ ये था। अगर हम इसे एक्स एक्सिस के अलोंग इसे डिस्प्लेस करते हैं तो ये किस पोजीशन में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम इसे डिस्प्लेस करते हैं तो ये चार्ज किस पोजीशन में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अपनी पोजीशन को ये रीगेन कर रहा है, वहीं रह रहा है जहां था ये इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए अगर हम इसे वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग, यहां से हटा के हमने इसको यहां ले आए प्लस क्यू नॉट को, है ना। प्लस क्यू नॉट को हम थोड़ा सा ऊपर ले आए। इसको थोड़ा सा यहां समझते हैं डिटेल में। ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है ना। और हमने प्लस क्यू नॉट को यहाँ ले गए, हम वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसको डिस्प्लेस किया और हम यहाँ ले आए, है ना। ये डिस्टेंस कितनी है? a, और ये डिस्टेंस कितनी है? a। ओके, अब हमने क्या किया? इसको डिस्प्लेस करके हम थोड़ा सा ऊपर ले गए, वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसको डिस्प्लेस किया। अब देखिए जो फोर्स है, जो इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा प्लस क्यू, है ना। और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर, है ना। लाइक दिस, ऐसे ही तो लगेंगे फोर्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये देखिए चार्ज को हमने अपनी इस पोजीशन से वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया क्यू नॉट को, तो जो प्लस क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इधर भगाएगा इसे, ये वाला प्लस क्यू से इधर भगाएगा प्लस एफ प्लस क्यू, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो ये इक्वल अपोजिट होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसका भी होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक इसका होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेंगे? इसको इसी डायरेक्शन में इससे बहुत दूर ले जाते जाएंगे। क्या ये यहाँ वापस लौट के आ पाएगा? प्लस क्यू नॉट नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स काम करने लगेगा जो वाई एक्सिस के अलोंग इस चार्ज को ले जाएगा, तो ये अपनी पोजीशन में कभी वापस नहीं आएगा। इट मींस ये किस में है? किस इक्विलिब्रियम में है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या कह सकते हैं इसको? अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये कभी वापस नहीं आएगा अपनी पोजीशन में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, क्योंकि ये कभी वापस लौट के नहीं आएगा, अपनी पोजीशन को ये रीगेन नहीं करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसकी? मिनिमम।
किसके लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन इसे वाई एक्सिस के अलोंग हम इसे डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक ही पोजीशन पे देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक्स एक्सिस के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है और वाई एक्सिस के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल किया था वहां पे भी एक ही लोकेशन के लिए हमको दो तरह के इक्विलिब्रियम मिले थे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो इक्विलिब्रियम है इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, है ना। मान लीजिए अगर क्यू चार्ज को हम यहाँ ले आए, है ना, देखिए हम इसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा और क्लियर करते, कॉम्प्लिकेट हो गया होगा फिगर, फिर से देखते हैं, इसकी एक और पोजीशन देखते हैं हम। फिगर थोड़ा गंदा हो गया, देखिए प्लस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है ना। इन दोनों के बीच में हमने यहां रखा था प्लस क्यू नॉट को, यहां रखा था हमने। ओके, यहां हमने प्लस क्यू नॉट को रखा था, है। लेकिन अब हम प्लस क्यू नॉट को यहां नहीं रख रहे, हम प्लस क्यू नॉट को रख रहे हैं यहां पे इस साइड में, इसके लेफ्ट साइड में प्लस क्यू नॉट को हमने यहां रखा। अब देखिए प्लस क्यू नॉट पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। ऐसे ये भी इसे रिपल्सिव करेगा तो इसकी डायरेक्शन भी ये होगी, है ना। दोनों ही प्लस क्यू एफ प्लस क्यू एफ प्लस क्यू एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो यहां अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमने तो ये तो ऑलरेडी ही ये इससे बहुत दूर चला जाएगा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी ही नहीं इसकी। ओके, ऐसे ही अगर इसे हम यहां रखते हैं तो ये प्लस क्यू इसे इधर भगाएगा और ये वाला प्लस क्यू भी इसे इसी डायरेक्शन में रिपेल्ड करेगा, है ना। तो यहां इसके राइट में रखते हैं इस वाले प्लस क्यू के, तो भी ये किसी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इन्हें छोड़ के चला जाएगा दोनों ही पोजीशन को। ओके, तो ये रुकेगा ही नहीं, यहाँ तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, लेकिन यहाँ ये रुकता है इसीलिए इक्विलिब्रियम है। लेकिन वाई एक्सिस के लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और एक्स एक्सिस के लोग जिसे डिस्प्लेस करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो आपको इससे क्लियर हुआ होगा कि चार्जेस के केस में कब स्टेबल और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। चलिए एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी चेक करते हैं कि इसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसे होगा। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपको भी दिखाते हैं एक इसी में ऐड करके। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम चार्जेस के केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए मान लेते हैं कि अगर एक चार्ज है जिसके पास मास भी है, जिसके पास मास भी है, और एक और सेम मास का एक और चार्ज है ना, और ये जो पोजीशन है इनकी, ये रखे हुए हैं दोनों एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं और ये इसी पोजीशन में है ना। इनके बीच में एक तो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है ना। इस यूनिवर्स की जितनी भी बॉडी हैं उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। यूनिवर्स की जितने भी मास ऑब्जेक्ट है ना, दो मास हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन का। अच्छा, दोनों के पास चार्ज है तो इनके पास रिपल्सिव फोर्स भी होगा। कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक का रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल्ड करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है, ये रिपेल्ड करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है जो रिपेल्ड कर रहा है दोनों को एक दूसरे से, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, दोनों ही चार्जेस को एक दूसरे से दूर हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है जो इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ये क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, और ये रखे हुए हैं दोनों एक दूसरे के पास। ना ही ये दूर जा रहे हैं ना ही ये पास आ पा रहे हैं। दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनको अट्रैक्ट कर लेता है, और ये पास आते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनको रिपेल्ड करता है, जिससे कि क्या है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ये किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ओके, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। इनको स्लाइटली डिस्प्लेस करके हमने इनको यहां रख दिया। ओके, थोड़ा सा दूर दूर कर दिया इन दोनों को, एक दूसरे से दूर दूर कर दिया इनको। पहले पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पे थी इनकी पोजीशन, हमने थोड़ा सा इनको दूर कर दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्टिव होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दिया। आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते आते हैं तो कम होता जाता है ना। तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया जैसे हमको इनकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया। लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डिस्टेंस बढ़ रही है ना। तो डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होता है ना। तो फिलहाल जैसे ये थे, जैसे अभी रखे थे, जैसे हम इनको दूर हटाएंगे तो फिर भी ये रखे ही रहेंगे दोनों ही एक दूसरे के पास को, फिर भी एक दूसरे
को बैलेंस करे हुए हैं, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं। तो इस वजह से क्या है, ये हम इनको दूर हटा देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो भी ये वही है ना। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इनकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ये होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, जिस कंडीशन में थे ये वही हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं जा रहे, ना ही ये लौट के अपनी पोजीशन को रीगेन कर रहे हैं। जैसे थे जिस उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थे, वही इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और डिटेल्स में हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी को, चार्ज को हम पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का हमने जनरल पार्ट देखा है यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट एडवांस लेक्चर्स में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, सेम है, उसके आइडेंटिकल केस है। जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।